लोग कहते हैं कि पहले चलना सीखो, उसके बाद दौड़ने के बारे में सोचो, लेकिन शायद इस इंसान ने इससे कुछ अलग करने का सोचा। अगर इस सीन ने आपको स्पीचलेस कर दिया है तो पानी पीजिए और ऐसी अमेजिंग चीजें देखने के लिए तैयार हो जाइए। डांसिंग रोबोट डॉग से लेकर वैम्पायर वर्म्स देखने के लिए मेरे साथ आ जाइए अमेजिंग ट्रिप पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे। अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो आप सभी ने अर्थ से स्पेस में जाने वाले रॉकेट में बैठने का सपना देखा होगा, लेकिन स्पेस ट्रैवल सबके लिए नहीं है। सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ये बस बिलियनियर्स के लिए ही है। पर स्पेस में चीजें काम कैसे करती हैं, ये सब बताने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बड़ा मजा आता है, इसलिए ये टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। 2019 में जब डेविड सेंट जैक्विस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए तो उन्होंने दिखाया कि जीरो ग्रेविटी एनवायरमेंट में शहद कैसे बिहेव करता है। ये देखिए। Crawls back. इस जार के बाहर ये शहद एकदम एलियन जैसा लग रहा है ना। ये ट्विल और विल करती हुई शहद डेविड और हमारी आंखों के लिए एकदम डिलाइट है। ग्रेविटी के ना होने की वजह से क्रम्स उड़ते रहते हैं और मशीन को क्लॉग कर देते हैं। तो थैंक्स टू इसका चिपचिपा नेचर, ये शहद स्पेस ट्रेवल के लिए एकदम परफेक्ट फूड है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं स्पेस में बिल्कुल यूजलेस साबित हो सकता हूँ, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल टास्क के लिए मेरा मन तो बस शहद के साथ खेलने का करेगा भाई। अगर आप मूवीज में भरोसा करते हैं तो आपको तो यही लगा होगा कि क्विक सैंड एक मॉन्स्टर लिविंग क्रिएचर है जो अपने विक्टिम्स को ऐसे बॉटमलेस पिट में फेंक देता है जहां से वो फिर से कभी वापस ना आ पाए। लेकिन अगर कोई क्विक सैंड में धंस जाए तो देखते हैं क्या होगा। असलियत में क्विकसैंड नेचर की ऐसी फाइटिंग फोर्स बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप पिक्चर्स में देखते हैं, और आप इससे भागना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये क्विकसैंड एस्केप डेमोन्स्ट्रेशन फ्रांस के नॉर्मडी में एक टाइटल आइलैंड मोंट सेंट मिशेल के टूर का एक पार्ट है। और आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे ये कहीं ज्यादा आसान है। क्विकसैंड असल में सैंड और वाटर का एक नेचुरल मिक्सचर होता है जो दिखने में तो सॉलिड है, पर जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये लिक्विड की तरह एक्ट करता है। जब आप क्विकसैंड में जाते हैं तो आपका बॉडी वेट पानी को पुश करता है और ऐसी ही गहराई तक होता जाता है। पानी के बिना रेत थिक होती जाती है और ज्यादा सॉलिड फॉर्म लेने लगती है और एक ऐसा वैक्यूम बना देती है जो आपको अंदर खींच लेता है। अच्छी बात यह है कि मूवीज से बिल्कुल उल्टा क्विकसैंड सिर्फ कुछ फीट गहरा होता है, और इसका मतलब है इसमें कोई बच्चा ही मुश्किल से धंस सकता है। अगर आप इसमें धंस भी गए हैं तो कुछ मूवमेंट करने का समय आ गया है। इस रेत के जेल से खुद को ऊपर सीधा खींचने के बजाय सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने पैरों को जरा हिलाएं, जिससे पानी के लिए जगह बन जाए और वो रेत में फिर से आ जाए, जिसकी वजह से आप अपने पैरों को ज्यादा आसानी से चला पाएंगे। एक बार जब आपके पैर फ्री हो जाएं तो अपने घुटने किसी सॉलिड सरफेस पर रख दें, जिससे कि आप फिर से ना धंस जाएं। ये एक तरह का सॉलिड लेवरेज पॉइंट भी बना देगा, क्योंकि सीधे पैर की बजाय मुड़ा हुआ पैर ज्यादा सरफेस बनाएगा। फिर थोड़ा खींचा तानी के बाद आपका दूसरा पैर भी ठीक वैसे ही बाहर आ जाएगा जैसे पहले आया था। मूवीज को भूल जाइए, यहाँ पर हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं भाई। जहाँ पर हम जैसे लोग सॉलिड ग्राउंड पर रहना पसंद करते हैं, वहीं आइए एक ऐसे क्रीचर से मिलते हैं जिसे समंदर के किनारे के मिट्टी वाले दलदल से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। This is a sandworm, and this has 2 fangs, and it does bite. There's the fangs right there. Got to be careful, they'll get you. There they are, the fangs of a sandworm.
ये देखने में जरूर किसी साइंस फिक्शन मूवी के एलियन प्रेडेटर की तरह है, लेकिन ये अजीब फैंग्स वाला क्रिएचर जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। मछलियों को पकड़ने के लिए उन्हें बदले में किसी चीज का लालच देना पड़ता है, इसे ही बेट कहते हैं। सी बेट इंडस्ट्री के लिए ये सैंड वॉर्म्स बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हें मछलियों को पकड़ने के लिए बेट की तरह यूज किया जाता है। ये वॉर्म्स रेतीली मिट्टी में रहते हैं और दुनिया भर के बीच के पास की रेत में पाए जाते हैं। ये करीब 16 इंच तक लंबे होते हैं और रेत में अपनी बॉडी छुपाकर दूसरे रेत वाले वॉर्म्स का शिकार करते हैं, और ये अपने फेंग्स का यूज करके माइक्रोस्कोपिक मोलिस्कस और क्रस्टेशियंस का भी शिकार करते हैं। पर ये अच्छी बात है कि रियल लाइफ में ये अपने ड्यून फ्रेंचाइज वाले काउंटर पार्ट की तरह इंसानों को नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इसको केयरफुली ना हैंडल किया जाए तो इसके फेंग्स इंसानों की स्किन में घुस सकते हैं और ये बहुत दर्द भी देते हैं। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन इतने गुस्सैल दिखते हैं कि मैं तो इनसे दूर ही खुश हूं भाई। अंडरग्राउंड पिंसर से अब चलते हैं अंडरग्राउंड परफॉर्मेंस की तरफ। घर से काम या स्कूल तक का सफर बहुत ही बेकार होता है, खास करके जब गर्मी के दिन हो और सबवे में भीड़ हो। लेकिन 2017 में न्यूयॉर्क सिटी के सबवे पैसेंजर्स को इस टैलेंटेड प्लेयर की परफॉर्मेंस देखकर सबवे का इंतजार करना बोरिंग नहीं लगा। इसे देखिए। ये पता नहीं चल पाया कि ये टैलेंटेड इंसान बस सबवे के लिए वेट कर रहा था और इत्तेफाक से उसे वहीं ये वायलिस्ट मिल गया, या फिर उसका ये सबवे एनकाउंटर प्री प्लान था। लेकिन जो चीज पता है वो ये कि ये दोनों सभी पैसेंजर्स को एंटोनियो विवाल्डी के 4 सीजन्स और समर के प्रेस्टो मोमेंट के 3 इनक्रेडिबल क्रॉस ट्रैक रेंडिशन के सफर पर ले गए थे। ये क्रॉस ट्रैक स्ट्रिंग ड्यूअल 14th स्ट्रीट स्टेशन पर हुआ था, पर इस परफॉर्मेंस को देखने वाले वाकई में बहुत ही लगी थे भाई। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैं अपनी सबवे मिस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। लोग कहते हैं कि जहां दिल लगता है वहीं घर होता है, लेकिन इस कैलिफोर्निया में रहने वाले इंसान ने ये सीखा कि घर वहां भी हो सकता है जहां दिल कुछ धड़कने मिस कर दे। जब वो एक दिन घर पहुंचा तो उसे घर में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिला। Hey, where's Ditka? Ditka? यही हुआ होगा कि ये बेयर गोल्डीलॉक्स पॉरेज से बोर हो गया होगा, इसलिए केएफसी बकेट में घुस आया और तब भी ऊपर उठकर नहीं देखा जब जॉन होल्टन अक्टूबर 2021 में अपने घर में ऑलरेडी खोले हुए दरवाजे से अंदर आ गए। और ग्रिजली को तो ये पता चल ही गया होगा कि ये क्यों आया था। ये एकदम रिवर्स गोल्डीलॉक सिचुएशन थी। इस फर वाले डाकू ने जॉन के घर में फाइनेस्ट कोरोनल की खोज में सामान फैला दिया भाई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस भालू का पेट ऑलरेडी भर चुका था, किसी इंसान को खाने की जगह उसके पेट में बिल्कुल भी नहीं थी, और इसलिए शायद ये कहानी सुनाने के लिए जॉन जिंदा बच गए। पर सबसे जरूरी बात कि उन्होंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और हमें इस भालू की दावत का नजारा दिखा दिया भाई। जॉन की कुछ तेज आवाजों के बाद भालू वहां से भाग गया, क्योंकि किसी को भी पेट भरा होने के बाद अपने कान में तेज आवाज पसंद नहीं होती है ना। बेयर को तो शायद बस एक चिकन बकेट ही चाहिए थे, लेकिन अगली क्लिप इस मोटे कांच के आई कॉन्फिडेंस की वजह से शिकार और शिकारी के बीच की लाइन को धुंधला कर देगी। We're in Lancashire, with a mum desperate to turn the tide on her family's current eating, shopping and spending habits. We are the Allison family! ये पीकिंग पोली ऑस्कर है। ये एक इंडियन रिंगनेट पैरेट है जो कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में रहता है, और पड़ोसी की बिल्ली के साथ इसका पिकाबू खेलना बड़ा ही मासूम नजर आता है। मगर इस बारे में दोबारा सोच लीजिए, ऑस्कर के हिसाब से पिकाबू एक बहुत ही सेफ गेम है, पर शायद उसे ये नहीं पता कि अगर ये कांच की मोटी दीवार नहीं होती तो आज वो इस बिल्ली का नाश्ता बन चुका होता। एटलीस्ट बिल्ली की नजरों से तो यही लग रहा है। थैंकफुली ऑस्कर अपनी इनोसेंट परफॉर्मेंस अगली बार भी करने के लिए जिंदा है बस। लेकिन मैं यही प्रे करता हूँ कि अपनी गलतफहमी की वजह से कभी घर से बाहर जाकर परफॉर्मेंस ना दे दे। जहां ऑस्कर द पैरेट भूखी बिल्ली को ताना मारने के लिए डांट सुन रहा है, वहीं हमारा अगला दोस्त गेम्स और मस्ती को अलग ही लेवल में ले गया भाई।
ये है रॉकी, एक गिलहरी जिसे अपनी अडॉप्टेड ह्यूमन माँ के साथ टिकल रेसलिंग खेलने में ज्यादा मजा आता है और किसी में नहीं। जहाँ ज्यादा पेड़ में रहने वाली गिलहरियों को आपने बहुत ही एक्टिव देखा होगा, वहीं ये 8 महीने की फजी बॉल अपनी मम्मी की गुदगुदी भी नहीं जा पाती है, लेकिन फिर भी बार बार वापस आती है। इंटरेस्टिंगली गिलहरियों के ये गुदगुदी से हंसने वाले वीडियो इंटरनेट पर कई बार वायरल किए जा चुके हैं। गिलहरियां गुदगुदी के कारण हंसती हैं या नहीं, ये तो साइंस पता नहीं कर पाई, लेकिन इन्हीं के कजिन चूहे अगर उन्हें उनके सेंसिटिव पॉइंट जैसे कि पेट पर गुदगुदी की जाए तो बहुत तेज और खुशी भरी चीख निकालते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गिलहरी के पास से गुजरें तो कोई जोक मारिएगा और मुझे बताना कि कोई हंसी सुनाई दी क्या। और इस गिलहरी के सेंस ऑफ ह्यूमर का भी खुद ही पता लगा लीजिए। लेकिन हाँ, मेरी बात माने तो नट से जुड़े हुए जोक्स ट्राई करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसे जोक्स उन्होंने पहले से सुन रखे होंगे। चलिए, हंसी तो बहुत हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सीरियस लेकिन अमेजिंग। ये बुनने वाली चींटियों का झुंड है और इसे थाईलैंड में एक इंग्लिशमैन ब्रैड विशार्ट ने रिकॉर्ड किया है। उसने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जो बात इन कीड़ों को बाकियों से अलग बनाती है वो है इनका यूनिक नेस्टिंग बिहेवियर। जहां ज्यादातर चींटियां अपना घोंसला जमीन पर ही बनाती हैं, वहीं ये बीवर चींटियां अपना घोंसला पेड़ के ऊपर पत्तियों बनाती हैं। इतनी छोटी होने के बाद भी बीवर चींटियां अपना घोंसला बनाने में बहुत दिमाग लगाती हैं। ये खुद में अलग अलग तरह के काम को बांट लेती हैं। सबसे पहले वर्कर चींटियां हुक्स की तरह काम करती हैं। पत्तियों को अपने नुकीले दांतों से काट कर अपने पैर को दूसरी पट्टी में लटका देती हैं। फिर ये हुक चींटियां पत्तियों को साथ लाने के लिए इन्हें खींचती हैं। फिर एक दूसरा वर्कर ग्रुप आता है जो कि पत्तियों को एक स्पेशल स्टिकी सब्सटेंस से चिपका देता है। ये लार्वा से बनता है। छोटे घोंसले तो बस 1 या 2 पत्तियों से बना दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े घोंसले तो करीब 300 पत्तियों से भी बनाए जाते हैं। ये टीम वर्क मैक्स द ड्रीम वर्क का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है भाई। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि इन मेहनत करने वाली चींटियों में से हर एक को ये बात अच्छे से पता हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि हम सबको अपना दिन वाटर पार्क में बिताना बहुत ही पसंद है। वाटर स्लाइड में तेज स्पीड से फिसलना बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन जैसा कि आप अभी देखेंगे कि वाटर स्लाइड का मजा लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वाटर पार्क ही जाएं। I'm victory is mine! वाटर पार्क्स को भूल जाइए, इस इंसान को तो फ्री और नेचुरल स्प्लैश पार्क मिल गया है। इस स्लिप एंड स्लाइड एडवेंचर के पीछे जो है उसका नाम है सेंट लुइस। उसने 2021 में न्यूजीलैंड में ये नेचुरल वाटर स्लाइड ढूंढी थी। इसे न्यूजीलैंड की कई ब्रेथ टेकिंग जगहों पर शूट किया गया है, जैसे कि माउंट स्पायरिंग नेशनल पार्क, रेरे रॉक स्लाइड्स और एबल तस्मान नेशनल पार्क में, जिससे ने ये फ्री फ्लोइंग कंपाइलेशन अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। ये बहुत ही साफ और बिना किसी पॉल्यूशन वाला फन लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये एकदम नेचुरल है इसलिए इसकी सरफेस खुरदुरी है जिससे आपको चोट आ सकती है। लेकिन जो भी हो, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि नेचर वंडर्स उस पी फिल्ड पब्लिक पूल से तो कहीं ज्यादा बेहतर है, जिससे पूरी दुनिया में अपना खुद का बहुत ही यूनिक स्प्लैश बनाना चाहते हैं। और उन्होंने अपना मिशन बना लिया है कि वो हर देश में सबसे बेहतरीन नेचुरल वाटर स्लाइड्स को ढूंढेंगे। और मुझे लगा था कि यूट्यूबर होना बहुत मजे की बात है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जंगलों में घूमना आपको कुछ खूबसूरत चीजों से मिला देता है, लेकिन उनमें से सारी एकदम नेचुरल नहीं होती। जब 2021 में डिलन शिल्ट व्योमिंग के बर्फ वाले प्लेन्स एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब मिला, एक छोड़ा हुआ गोप्रो यानी कि दुनिया का सबसे वर्सटाइल कैमरा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये अभी भी काम कर रहा है। शायद डिलन को अभी भी पता नहीं था कि वो आगे क्या देखने वाले हैं। तो जब डिलन इस गोप्रो को लेकर अपने कैंप पहुंचे और इसे चेक किया तो उन्हें यह बहुत ही अजीब डरावना सीन देखने को मिल गया।
डिलन ने ये देखकर चौंक गया कि ये छोड़ा हुआ गोप्रो एक वाइल्ड बीस्ट को मिल चुका था जिसने खुद के व्लॉग शोज किए थे। इस ब्लैक बेयर ने ना सिर्फ इस गोप्रो को ढूंढ निकाला बल्कि इसका रिकॉर्ड बटन भी किसी तरह से दबा दिया होगा और ये खुद इसमें रिकॉर्ड हो गया। खुद को कैमरा में रिकॉर्ड करके इसने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो हमें ये वंस इन अ लाइफ टाइम सीन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। और ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए और ठीक इंसानों की तरह परफेक्ट व्लॉगिंग एंगल के लिए फिर से इस बेयर ने इस गोप्रो को अपने जबड़ों में फंसा लिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये बिल्कुल टेस्टी नहीं है, तो इसलिए उसने इस कैमरा को फिर से छोड़ दिया। और बर्फ में कैमरा को छोड़ने के साथ ही वो इसमें छोड़ गया अपना रिकॉर्डेड पीओवी एक्सपीरियंस, जिसमें उसने बताया कि अगर एक भालू आपको खा ले तो आपको कैसा लगेगा। ये वीडियो बड़ी गजब की है भाई। जिस क्रीचर को आपने अभी देखा वो तो कैमरा के लिए पोज करने में बहुत ही खुश था, पर जब इस हिरन ने 2019 में खुद को अनइंटेंशनली कैमरा में कैप्चर होते हुए देखा तो ये बहुत डर गया। इस ओहायो के वुडलैंड्स में खुद को लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर किया, पर जब असली लड़ाई करने के लिए उसने भाग के अपने दुश्मन हिरन को मारा तो उसके बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। उसे सिंग मारने के बाद पता चला कि उसका मुंह बोला दुश्मन असल में एक प्लास्टिक का हिरन था। और फिर वो इसकी स्ट्रॉन्गनेस देखकर ऐसे भागा कि फिर एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे तो ऐसा लगा होगा कि अगर इस दुश्मन ने एक भी बार पलट कर वार कर दिया तो मैं तो सीधा चांद पर नजर आऊंगा। भागने में भलाई है भाई, लेकिन हाँ, खुद ही लड़ाई शुरू करने के बाद सामने वाले की पावर देखकर भाग जाना बड़ा ही डरपोकों वाला काम है, और यही काम इस हिरन ने यहाँ पर किया। एक के गिल्टी एग्जिट से अब चलते हैं दूसरे के प्राउड अराइवल पर। मुझे लगता है कि एक थकान भरे दिन के बाद सभी अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसे बेडरूम पहुंचेंगे? इस बिल्ली को मई 2007 में अपने घर जाते हुए शॉर्टकट लेते हुए कैप्चर कर लिया गया था। इस स्पाइडर कैट ने अपने मालिक के हाथों में जाने के लिए इस खड़ी दीवार का सहारा लिया। लगता है इस क्लिंजी कैट के पंजे बहुत ही शार्प हैं, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसके मालिक के घर में रखे फर्नीचर का क्या हाल होता होगा। चाहे जो भी हो, इस वीडियो पर एक कॉमेंट ये भी था कि मुझे अब भरोसा हो गया कि बिल्लियां कुछ भी कर सकती हैं। हाँ दोस्त, सेम ही है, मुझे भी लगता है कि बिल्लियां जो चाहे वो कर सकती हैं। इन होस्टाइल बिल्लियों को देखकर तो लोग यही कहते हैं कि कुत्ते ही इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन क्या ये अगले वाले के लिए भी सही है? क्योंकि जिससे आप मिलने वाले हैं उसने दीवार में चढ़ने से भी ज्यादा कुछ बहुत बड़ा किया है। खुद ही देख लीजिए और डिसाइड कीजिए। जी हाँ, ये सिर्फ कुत्ते जैसा दिखता है, पर ये असली का कुत्ता नहीं है, लेकिन ये कोरियोग्राफी पर परफेक्टली नाच सकता है। ये कंप्यूटर क्रिएशन बोस्टन डायनेमिक्स ने की है, जो कि मैसाचुसेट्स में एस्टैब्लिश्ड एक इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स डिजाइन कंपनी है। ऐसे बहुत से कंप्यूटर डिजाइन पब्स हैं और हर एक साइबर पब की कीमत है $75,400। ये रोबोट कुछ अलग ही तरीके से इंसानों का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि इसे हाई मोबिलिटी और फिजिकल टास्क्स करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है स्पॉट। स्पॉट की एबिलिटीज कूल भी हैं मगर दुख भी देती हैं। इसके स्किल्स में से सबसे कूल है मिसौरी यूनिवर्सिटी की गोल्डन गर्ल्स के साथ चीयर करना। स्पॉट को ट्रेन करने के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने इसे दिन रात एक करके कोड किया था, जिससे ये चीयर लीडर की कोरियोग्राफी समझ पाए। हाँ, इसके साथ कटलिंग तो नहीं की जा सकती, पर इस मेगा बाइट गाय का एक फायदा ये भी है कि ये भौंकेगा नहीं, तो रात में आपकी नींद डिस्टर्ब होने का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि स्पॉटलाइट कैसे लेनी है, ये चीज ये बखूबी जानता है। रोबोट डॉगी बहुत ही कूल है, लेकिन जो असली जानवर आपको प्यार और कंफर्ट देगा वो ये कभी नहीं दे पाएंगे। और एक इंसान है जो इन क्रेजी क्रिएटर्स का ख्याल नेक्स्ट लेवल तक ले जाकर रखता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आज का सबसे होलसम कंटेंट। Today we have a little guy that was orphaned, and if you come on in real close, I'm going to show you all the little neat things about him, and then we're going to get into how to take care of him and the rest. So
check this little baby boy out. You see these little markings around his nose? That's basically the fingerprint of the kangaroo. Every one of them is different. No two of them are the same, and that stays with them their entire life. जी हाँ, ये एक बेबी कंगारू है और ये है बेन क्रिस्टी, या फिर उनका प्यार का नाम अंकल फार्मर डैड बेन। ये टेक्सास के वाको की एनिमल सेंचुरी अर्बन रेस्क्यू रंच के फाउंडर हैं। बेन की सेंचुरी में सभी तरह के एक्सोटिक एनिमल्स रहते हैं जो कि हेल्प मांगने आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच रेज, आर्माडिलो और ऑफ कोर्स एक बेबी कंगारू। रंच में इसे डा बेबी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ठीक है, रैपर डाडी बी की तरह। दुख की बात है कि जब ये 7 महीने का था तब ये अनाथ हो गया और बाउंस करते हुए अर्बन रंच रेस्क्यू में आ गया था। ये बात अच्छी रही कि इसे बेन के रूप में एकदम जबरदस्त नए पापा मिल गए और दिसंबर 2020 में इसने फार्म में फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कंगारू को अपनी माँ के पॉकेट से बाहर रहने में करीब 300 दिन लगते हैं। अब क्योंकि डा बेबी तो 300 दिन से पहले ही अनाथ हो गया, इसलिए इसने ज्यादातर टाइम कंगारू के पाउच जैसा ही सॉफ्ट जगह पर बिताया। खाने में बेन ने इसे बकरी के दूध का सोल्यूशन पिलाया, वो भी बेबी बोतल की मदद से। इसका ट्यूब नॉर्मल बोतल से लंबा था। एनिमल अंकल बेन को हमेशा किसी न किसी जानवर के साथ देखा जा सकता था और ये ऑपोसुम बेन की गर्दन पर तब भी कितना कंफर्टेबल लग रहा है जब वो डा बेबी को फीड कर रहा है। कंगारू को घर में ट्रेन नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और रंच के बाहर नहीं रहने लग जाता तब तक के लिए बेन ने डा बेबी को क्यूट लिटिल डायपर पहना दिया। जनवरी 2022 की बात करें तो जब से डा बेबी आया है तब से लेकर अब तक डा बेबी बेन और अपने दोस्तों के साथ ही रह रहा है। कंगारू को पालना यूएस में बहुत जगह अलाउड है और जहां बेन रहता है, मतलब टेक्सास में, वहां पर भी इनको पाला जा सकता है। लेकिन फिर भी बेन के डिसीजन के साथ हूं मैं, क्योंकि वो डा बेबी को पालना नहीं चाहता है बल्कि उसका नया घर ढूंढना चाहता है जहां पर वो आजादी से घूम सके, जितना मर्जी उतना घूम सके। अगर आपको ऐसा लगा था कि आज तक आपने जितनी भी चीजें देखी हैं उनमें डा बेबी सबसे क्यूट था, तो अगली क्लिप आपको हैरान कर देगी। जब पेरू के रेस्क्यू सेंटर में इस केपुचिन मंकी ने खुद को एक शीशे में देखा तो उसको समझ नहीं आया कि क्या करे। इस जादू जैसे शीशे को देखकर ये चौंक गया और इस क्यूरियस जॉर्ज ने फिर पीछे झांक कर भी देखा कहीं कोई दूसरा बंदर तो नहीं है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी ऐसी नहीं आ जाती। इनफैक्ट केपुचिन मंकी बंदरों की प्रजाति में सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये तो साइंस नहीं पता कर पाई है कि क्या वाकई केपुचिन खुद को शीशे में पहचान लेते हैं या नहीं, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि जिस वक्त ये बंदर खुद को शीशे में देखते हैं उस वक्त इनकी नजरों में तो कुछ अलग ही होता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद शीशे में कुछ समय खुद को देखने के बाद ये खुद को पहचान जाते होंगे। शीशे इनके ब्रेन डेवलपमेंट और मेंटल एक्टिविटीज में बहुत साथ देते हैं, पर बंदर के साथ पोज करने वाले सभी लोगों का दिल टूट जाएगा जब ये वापस जंगल में चला जाएगा। तब शीशे में देखने सब चलते हैं वहां जहां आपको ऐसे लगेगा कि खुद शीशे के अंदर आ गए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जादू जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा है तो इससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई। दिसंबर 2018 में फिनलैंड के काउंसिल में मीका सगुलिन पानी के ऊपर से दौड़ गया, वो भी बस सपोर्ट की एक एक्स्ट्रा लेयर के साथ। लेक ओकीजर्वी पास की दूसरी लेक से ज्यादा छोटी है। ये 1500 बाय 500 फीट की है और इसके छोटे साइज की वजह से सर्दियों में ये बहुत जल्दी जम जाती है। ओकीजर्वी में जो 4 इंच की बर्फ जम गई थी वो एक इंसान को सपोर्ट कर सकती थी। और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के लिए बारिश को थैंक्स, क्योंकि इसके होने की वजह से बर्फ के ऊपर लिक्विड की क्रिस्टल क्लियर लेयर आ गई थी, जिसकी वजह से ठीक ऐसा लग रहा था जैसे कि मीका पानी पर दौड़ रहा हो। मीका का बैकग्राउंड दौड़ने भागने वाला ही है, इसलिए इस स्लिपरी स्पेस में दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं था। और इतनी तेज स्पीड के साथ उसे ठंड के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला ना, उसे ये सोचने का टाइम मिला कि क्या उसके शूज इस बर्फ पर ग्रिप बना पाएंगे या नहीं। अगर इस बर्फीले एस्केप ने आपके दिमाग को जमा दिया है तो आप अगली क्लिप की टी शर्ट से रिलेट कर पाएंगे।
अपनी चमकीली ग्रीन शर्ट पानी में पूरी तरह से गीली करने के बाद स्टेवी को पता चला कि हवा इतनी तेज और ठंडी है कि ये शर्ट को एकदम सॉलिड ड्राई कर सकती है और कुछ इस तरीके का शेप दे सकती है। ये आइस आर्मर नॉर्थ डकोटा के रहने वाले स्टेवी जी ने बनाया है, जिसे जमाने वाली ठंड में व्हाइट शील्ड में बाहर खड़े रहने से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता। यहाँ पर ठंड में गीले कपड़े कुछ ही मिनट में जम जाते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है। जब हवा वीडियो में दिखाई जा रही शर्ट से होकर गुजरती है तो शर्ट के वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं, जो कि टाइटली एक दूसरे से बुने हुए होते हैं। इसकी वजह से शर्ट उसी शेप में लॉक हो जाती है जिस शेप में इसे हवा में रखा जाता है। और जहां मैं इस शर्ट के लिए ठंड में खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, वहीं ये गर्मियों में बड़ा साथ दे सकती है। जब बहुत गर्मी हो तब वाह ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना? पर सिर्फ तब तक जब तक ये पिघल ना जाए, क्योंकि उसके बाद तो आप पसीने वाले मॉन्स्टर लगेंगे। क्या आपके पास और भी वीडियोस हैं जो आपको लगते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, या फिर आप stories@bms.com पर भी मुझे सीधा मेल कर सकते हैं। और मौका पाइए नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पाने का। और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।